क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। सिंपल सी बात है, जब मड टायर के बाइक के टायर के साथ चिपक जाएगा तो एक खास वेलोसिटी, अगर तो वो स्लो घूम रहा है तो फिर मड तो टायर के साथ चिपका ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम मड की जैसे ही हम टायर को थोड़ा तेज़ी से घुमाते हैं, यानी साइकिल की स्पीड को थोड़ा तेज़ करते हैं, तो जो मड है ये टेंजेंट के अलोंग बैकवर्ड टेंजेंट के अलोंग जाना शुरू कर देता है। ऐसा टेंजेंट के अलोंग ये क्यों जा रहा है? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि ये याद रखें कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, कहीं ना कहीं से तो प्रोवाइड हो रही है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मड और टायर के दरमियान जो फोर्स है जिसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और ये एडहेसिव फोर्स का मैंने जिक्र किया। और अगर हम इसकी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर देंगे तो फिर इसको सर्कल में घूमने के लिए, यानी मड को टायर के साथ साथ सर्कल में घूमने के लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन एडहेसिव फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है फॉर एग्जांपल कि वो इतनी ज़्यादा टेंजेंशियल, इतनी ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर सके, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए ये जो मड है ये टायर से अलग हो जाएगा। और जब भी याद रखें कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन को ख़त्म करता है, यानी सर्कल से अलग होता है, तो वो अलॉन्ग टेंजेंट जाता है। यहाँ पे सर्कल का टेंजेंट ये है जो रेडियस के साथ 90 के एंगल पे होता है। देखें, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। ये मड टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है अ डिस्क एंड अ हूप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। एक डिस्क है और एक हूप है जो इकट्ठा ड्रैग कर रहे हैं, या ड्रैग करने से बेहतर हमें ये कहना चाहिए रोल कर रहे हैं। ये रोल कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ से एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से इन्होंने रोल करना शुरू किया। एट द सेम टाइम इकट्ठे, विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। वो कह रहे हैं कि यहाँ बॉटम पे आके कौन ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास एक डेरिवेशन है, एक थोड़ी सी दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो मैंने आंसर लिख दिया, डिस्क वुड बी मूविंग फास्टर देन द हूप ऑन रीचिंग द बॉटम। और इसकी रीज़न ये है कि हमने एक पूरी डेरिवेशन की थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में। बॉटम पे आगे डिस्क की जो वेलोसिटी है वो 4gh/3 स्क्वायर रूट, लेकिन हूप की है gh स्क्वायर रूट। अब इसमें हाइट तो दोनों के लिए सेम है, ये है हाइट तो दोनों के लिए सेम है। हाइट को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखें, ये है आपके पास हाइट, दोनों के लिए हाइट तो सेम है। और फॉर्मूला में आपको नजर आ रहा है कि अगर हाइट सेम है तो फिर gh वाली टर्म तो दोनों के लिए सेम हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें, डिस्क के लिए 4/3 स्क्वायर रूट, ये एक एडिशनल टर्म आ रही है। और इनको जब हम कंपेयर करते हैं इस तरह, 4/3 स्क्वायर रूट को अलग कर दिया, gh स्क्वायर रूट को अलग कर दिया, gh स्क्वायर रूट की जगह मैं v हूप लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ हूप। तो हमारे पास स्पीड ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 1.15 टाइम्स द स्पीड ऑफ हूप आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि डिस्क की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हूप। So disk is v disk is greater than v hoop, hence disk would be moving faster on reaching the ground। और हम इसको इस तरह से देख सकते हैं जी। डिस्क जो है वो तेज़ी से आई और हूप कंपैरेटिवली स्लो आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। इसका सिंपल सा आंसर है, डाइवर जो है ये बॉडी पोजीशंस को इसलिए चेंज करता है क्योंकि वो पानी में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कलाबाजियाँ यानी समरसॉल्ट्स कंप्लीट करना चाहता है। आपने ओलंपिक्स वगैरह में ये सिचुएशंस देखी होंगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। When they push off, they have to give themselves enough height, enough distance from the board, and enough angular momentum to complete the dive. अब और कीजिए, शुरू में जो डाइवर है वो अपने बॉडी और आर्म्स को स्ट्रेच करके रखता है ताकि उसका जब वो घूमना शुरू करे तो उसका सर्कल बड़ा बने। जब उसका सर्कल बड़ा बनेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। साथ साथ हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ आपको यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। एज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा इज कांस्टेंट। हम जानते हैं आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, और अगर आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। और अगर दोनों में इन्वर्स रिलेशन है तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं आई को कम करूं तो ओमेगा बढ़ेगा, और आई को ज़्यादा करूं तो ओमेगा कम होगा। तो शुरू में डाइव करने से पहले वो अपने आर्म्स और लेग्स को एक्सटेंड कर देता है ताकि वो बड़े सर्कल में घूमे, जिसकी वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा होता है, और फिर वो किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से जब घूमना शुरू कर देता है, जैसे ही वो डाइव कर लेता है तो डाइव करने के बाद वो अपने आप को क्लोज टक पोजीशन में ले जाता है, यानी अपनी आर्म्स और लेग्स को क्लोज कर लेता है ताकि उसका सर्कल छोटा हो जाए, रेडियस छोटा हो जाए, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ आर स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, रेडियस पे, यानी उस मास का सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कलाबाजियाँ या ज़्यादा समरसॉल्ट्स कंप्लीट करते हुए पानी में जाके डाइव करेगा या पानी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, वो कह रहा है अ स्टूडेंट होल्ड्स 2 डंबल्स विद आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स व्हाइल सिटिंग ऑन द टर्न टेबल। एक स्टूडेंट 2 डंबल्स को होल्ड करके रखता है अपने आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच करके, और लेग्स को नहीं, जस्ट आर्म्स को स्ट्रेच करके रखता है, 2 डंबल्स उसने होल्ड किए हुए हैं। एक टर्न टेबल के ऊपर वो बैठा हुआ है। ही इज गिवन एन इनिशियल पुश अनटिल ही इज रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। उसको शुरू में एक पुश दे दिया जाता है, यानी थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाता है ताकि उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी आ जाए। द स्टूडेंट देन पुल्स द डंबल्स टुवर्ड्स हिज चेस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रोटेशन। वो कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। यहाँ देखिएगा, सेम यही जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये यहाँ पर एक पर्सन कर रहा है, देखिएगा। Nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hindermost close to my body, and I spin around. देखिए, जैसे ही उसने ज़्यादा अपने आप को क्लोज किया, अपने आर्म्स और लेग्स, अपने आर्म्स को क्लोज किया, तो उसका जो सर्कल है उसका रेडियस छोटा हो गया, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने तेज़ी से, कंपैरेटिवली तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया। तो सेम यही चीज़ है जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमने पीछे भी एक्सप्लेन की डाइवर वाली एग्जांपल में। ये बिल्कुल सेम वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ हम ये सारी चीज़ें लिख भी लेते हैं। दिस इज यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट आई एंड ओमेगा गिव कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑल द टाइम। ये हमेशा सेम प्रोडक्ट देते हैं। इनिशियली व्हेन स्टूडेंट होल्ड डंबल्स विदाउट स्ट्रेच्ड आर्म्स, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्जर, but finally when he pulls dumbbells towards his chest, the moment of inertia is decreased. So according to law of conservation of angular momentum, the angular velocity should increase, hence rate of rotation would be increased. Rate of rotation का मतलब यही है कि उसने हमसे angular velocity के बारे में पूछा है। इसके बाद 13 और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। हम जानते हैं जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं ये अपने एक ही इनका ऑर्बिट होता है, ये अर्थ के इक्वेटर के सामने लॉन्च किए जाते हैं, और ये अर्थ की रोटेशन के साथ साथ स्पिन करते, ऑर्बिट कर रहे होते हैं अर्थ को। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ तो अगर अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन का एक्सिस अगर ये है, तो ये अर्थ के साथ साथ अर्थ की स्पिन मोशन को फॉलो करते हुए बिल्कुल इस तरह से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। इस तरह से, इस तरह ही घूमते जाएंगे। और अगर हम अर्थ के पूरे लॉन्गिट्यूड के एंगल को देखें तो वो पूरा, जारी बात है, 360 डिग्री है। कम से कम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर कर रहा होता है। अगर हम अंदर से देखें तो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, 2 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के दरमियान 120 डिग्री आ रहा है, दूसरी तरफ भी 120 डिग्री आएगा, यहाँ भी 120 डिग्री है और यहाँ भी 120 डिग्री है। इसको मैं एक और अंदाज में भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको मैं अरेज कर देता हूँ, फिर मैं एक और अंदाज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और से देखिएगा यहाँ पर, ओके जी, अब ज़रा गौर से देखिएगा, एक सैटेलाइट के सामने अर्थ का 1/3 रहता है। एक सैटेलाइट के सामने, फॉर एग्जांपल
मैं इस सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। इस सैटेलाइट की नज़र के सामने अर्थ का तकरीबन 1/3 रहता है। अब अर्थ का ये 1/3 एक सैटेलाइट के सामने आ गया, यानी 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। दिस इज 120 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी तरह दूसरे भी दो सैटेलाइट्स 120 डिग्री अगर कवर कर लें तो टोटल मिनिमम 3 नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी भी जा चुकी हैं। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छी समझ आ गई है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।